आईएमएफ की एंट्री तब होती है जब किसी कंट्री का बुरा टाइम चालू होता है, और आईएमएफ जो लोन देता है उससे पहले शर्तें रखता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ आपको मेरे चैनल पे। और अभी मैं आया हूँ पार्ट 2 के साथ। जो मैंने इससे पहले इस पे रिएक्शन किया था, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पार्ट फर्स्ट की जो वीडियो है ना वो अपलोड हुई है ना, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो पहले वो वीडियो देखे पार्ट 1, और उसके बाद पार्ट 2 देख। तो वो टॉपिक था द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान इकॉनमिक क्राइसिस। तो स्टार्ट से एंड तक उस वीडियो में ना, तो फर्स्ट पार्ट पे तो मैंने रिएक्शन किया था, अभी सेकंड पार्ट पे रिएक्शन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखते उस पर उसकी जितनी मतलब इस वीडियो की जितनी समरी होगी वो भी डिस्कस करेंगे, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं। बात करूंगा तो इसमें समझाऊंगा। देखिए, चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक 2015 में बनाना शुरू कर दिया, और ये ग्वादर में भी एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। और जितना पैसा चाहिए चाइना बहुत ही आराम से दे रहा है, और पाकिस्तान भी खुश है कि आईएमएफ से लोन लेने में बहुत ही ज्यादा झिकझिक होती है और चाइना बहुत आराम से दे रहा है। चाइना ने अभी तक $30 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को लोन दिया है, और कुछ भी वापस नहीं आया। चाइना को भी पता है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एडवांटेज उसको मिल रहा है। यहाँ वही सेम डेट ट्रैप वाला मॉडल चलता है। सारे वर्कर्स, कंपनीज वगैरह चाइना से ही आएंगे। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान ने भी शुरू में अपनी जनता को समझाने की कोशिश की थी, और उसका जब टाइम आया था तो उस टाइम पे उसने काम भी रुकवा दिया था सीपैक का। लेकिन इस सब के लिए अब काफी देर हो गई है। देखिए, सीपैक से पाकिस्तान के अंदर खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पैसा भी आया। इन सब चीजों से पाकिस्तान खुश होता है, और सड़कें भी बन रही हैं, विकास भी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये एक डेट बेस्ड इकोनॉमी है जो सिर्फ एड्स और लोन के भरोसे चल रही है। आईएमएफ ने भी मल्टीपल टाइम समझाया पाकिस्तान को कि सीपैक से दूर रहना ही पाकिस्तान के लिए ठीक है। कोई नया नेता आके अगर ये सारी चीजें सही भी करने लगे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही पहले से चल रहा है, और अब एड लेना इनकी मजबूरी बन गया है। जनता वरना पीएम को ही गाली देने लगेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी के पास मल्टीपल कार्ड है, वो बस इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उस कार्ड से कर दे रहा है, कभी दूसरे कार्ड की पेमेंट किसी तीसरे कार्ड से कर दे रहा है। इससे ईएमआई तो बचा ले रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कर्जा उसके ऊपर उतना ही है, बल्कि इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल रही है। कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस लोन लेते हैं, और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेते हैं। यही रीजन है कि आप देखोगे कि किसी और कंट्री के लिए बेगर वर्ड यूज नहीं होता है, पाकिस्तान के केस में यूज किया जाता है। इनके खुद के पीएम ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखिए, पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है उसने दशकों से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर फोकस वापस से ला दिया है, और इस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान आर्मी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं तो बुराई करूंगा ही। आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का एग्जैक्टली रोल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल का पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीस का था, जिसमें से 1,523 बिलियन रुपीस खाली डिफेंस पे गया है, यानी कि टोटल बजट का 15% से भी ज्यादा। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है, और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा पावर है। ये लोग उसको ही पीएम बनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है। इनके बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए आपने एक वो कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत ही फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन कदे हारिया नहीं। ये देखिए, इतने सारे मेडल इन्होंने लगा रखे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती है। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उनकी एक किताब है मिलिट्री आईएनसी। अगर मौका आपको लगेगा तो उसको पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान के रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है, और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेट वर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, यूके में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ओन करते हैं, जैसे फौजी, शाहीन और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं।
इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई। और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है। सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगी जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता उसको ये लात मार के निकाल देता है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हेल्प से ही पीएम बनता है और जब पीएम बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन दिक्कत तब हुई जब जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म हो रहा था और जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। वो सैयद असीम मुनीर को अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। लेकिन इमरान खान के सामने भी दिक्कत थी। उनको ये पता था कि अगर सैयद असीम मुनीर आर्मी चीफ बनेंगे तो अगले इलेक्शन में वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाले। इसलिए जनरल बाजवा के खिलाफ जाके इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी। इस सब के बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ को पीएम बनवा दिया और शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये अभी पिछले साल ही हुई हैं और इन सब चीजों की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है और ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया था। 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था। करीब $30 बिलियन के अराउंड नुकसान हुआ था, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाइना ही है। इन्होंने सीपैक पे जब काम रुकवा दिया था तो चाइना थोड़ा सा नाराज हो गया था और चाइना ने सीपैक प्लान में जो पावर प्लांट्स थे उनको बंद करा दिया था क्योंकि पेमेंट का कुछ इशू हो गया था। अगर सीपैक पे काम चल रहा होता तो चाइना कभी ऐसा नहीं करता। अब क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है इसलिए बचे हुए पावर प्लांट पे लोड बढ़ गया और पावर कट हो रहा है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो देश नहीं चल सकता है। अब या तो बाहर से लोन मिले, कोई एड मिले, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी नेता आएगा उसकी मजबूरी बन जाएगा सीपैक के ऊपर काम शुरू करवाना। डे बाई डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सब्सिडाइज गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, गेहूं के ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं और इस वजह से काफी जगहों पे भगदड़ मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई है। पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था। रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर का 30% वीट सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये क्राइसिस इतना सीरियस था कि इंडिया को भी अपने यहाँ वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ गया था। और अभी भी इंडिया के अंदर ये जो वीट के हाई प्राइसेस हैं ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। लेकिन इंडिया के पास वीट का बफर स्टॉक था जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है। पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इनके जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बहुत हालत खराब है उसकी। $3 बिलियन से भी कम पे पहुंच गए हैं और पता नहीं कितने दिन तक ये टिकेंगे। ये बहुत ही कम अमाउंट है। देखिए जब भी आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन रुपीस को उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में चेंज करवाते हैं क्योंकि आपको वहां की चीजें खरीदनी होती हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अपने देश में सारी चीजें प्रोड्यूस करती है। अब जैसे गाड़ियां चलानी है, मशीनरी यूज करनी है तो ऑयल की जरूरत होगी। अगर आपकी कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है तो आपको बाहर से एक्सपोर्ट करना होगा और अगर बाहर से चीजें खरीदनी है तो आपको बाहर की करेंसी की जरूरत होगी। जैसे आप जब किसी देश में जाते हैं तो वहां जाने से पहले अपने पास करेंसी रखते हैं, ऐसे ही कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है जिसमें वो चीजें रखती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड, US डॉलर, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें रखी जाती है। अब इन सब की जगह अगर मान लो कि आप पाकिस्तानी रुपये अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब आप मार्केट में जाके पाकिस्तानी डॉलर दोगे तो वो कहेगा कि इसका मैं क्या करूंगा, ये पाकिस्तान के अलावा कोई लेगा नहीं और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो मेरे किसी काम का नहीं है।
पाकिस्तान में टेक्सटाइल और डोंकीज जो हैं वो बल्क में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इसलिए कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर्स और गोल्ड वगैरह रखती हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, ताकि देश की जरूरतें डेली बेसिस पे पूरी हो सके। आप सुनते होंगे कि इतने दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, तो इसका यही मतलब होता है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान की हालत एक तो वैसे ही कमजोर थी, उसके ऊपर से रशिया और यूक्रेन की वॉर बीच में आ गई। अब पाकिस्तान के भी जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका जो मेजर हिस्सा है वो ऑयल और गैस प्रोडक्ट खरीदने में जाता है, लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुई है गैस और ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व एकदम से खत्म हो गए। इंडिया इसलिए बच गया क्योंकि इंडिया को रशिया ने डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल दिया, लेकिन पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज से महंगे में ऑयल खरीदना पड़ा। अब पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, या तो कोई कंट्री इनको लोन दे या फिर कोई एड दे, किसी तरीके से हेल्प करे, या फिर ये आईएमएफ के पास जाए। आईएमएफ से भी ये लोग 13 बार लोन ले चुके हैं और एक बार भी नहीं लौटाया। एक गवर्नमेंट को लोन देना पूरी दुनिया में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोन देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वापस नहीं मिलता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, तो आईएमएफ का नाम क्यों आ रहा है? ये वर्ल्ड बैंक से अलग कैसे है? और आईएमएफ को क्या पड़ी है किसी देश की जब बुरी हालत है तो उसमें लोन देने की? तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हम 10 दोस्त हैं और हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपनी अपनी सैलरी का 5% जमा करेंगे और इस फंड को हम तब यूज करेंगे जब किसी के ऊपर दिक्कत आएगी, कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ गई तो हम उसमें यूज करेंगे। इससे होगा ये कि हम 10 के 10 जो दोस्त हैं वो सेफ हो जाएंगे और कोई मुसीबत आती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो हम सब लोग सेफ हो जाएंगे। इंश्योरेंस भी इसी तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही आईएमएफ भी काम करता है। इसमें 190 कंट्रीज हैं, अपनी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं और जिस कंट्री के ऊपर दिक्कत आती है उसको हेल्प की जाती है। इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है आईएमएफ के अंदर पैसा देने में। वहीं जो वर्ल्ड बैंक का जो लोन है वो इससे काफी अलग है। वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है वो कंट्रीज अपनी ग्रोथ के लिए लेती है। मान लो मेरी एक कंपनी है, अब मैंने सोचा कि कंपनी को ग्रो करना है, मुझे बाकी सिटीज में भी ले जाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए जो मुझे लोन मिलेगा वो वर्ल्ड बैंक से मिलेगा। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो वो आईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, आईएमएफ से लोन मिलेगा। कई डेवलप्ड देश भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, जैसे इंडिया ने लिया था, लेकिन ये ग्रोथ के लिए मिलता है। जैसे इंडिया ने $245 मिलियन का लोन लिया था, वर्ल्ड बैंक से लिया था इन्होंने रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए। अब रेलवे से जैसे जैसे इंडिया कमाएगा वो उसको वापस कर देगा। ये एक तरह से बिजनेस के लोन की तरह काम करता है। वही आईएमएफ की एंट्री तब होती है जब किसी कंट्री का बुरा टाइम चालू होता है और आईएमएफ जो लोन देता है उससे पहले शर्तें रखता है कि लोन तो देंगे लेकिन उससे पहले अपनी कंट्री में आपको कुछ चीजें चेंज करनी होगी। और आईएमएफ एक साथ लोन नहीं देता। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि 1 लाख रुपए हैं तो उसको वो 2-3 साल में धीरे धीरे करके देगा और वो तब देगा जब आप उसके बताए हुए रूल्स फॉलो करोगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ ने ये सारे रूल्स फॉलो करने को बोले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए हैं और आईएमएफ इस बार इनको काफी परेशान कर रहा है लोन देने में। 10 दिन आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद में रह के चली गई, अभी तक लोन नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहा है और इनके जो रूल्स हैं आईएमएफ के, पाकिस्तान के लिए उनको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा टफ हो गया। आईएमएफ के रूल के हिसाब से पाकिस्तान को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, इन सब के जो प्राइस हैं उनको बढ़ाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उल्टा कर रहा है, उनको सब्सिडीज दे रहा है। और पाकिस्तान की मजबूरी, अगर सब्सिडी नहीं देगा तो जो अभी महंगाई चल रही है उससे और ज्यादा हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। आईएमएफ ने जो आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो टैक्स रिपोर्ट है वो भी मांगी है ताकि पता चल सके कि सारा पैसा जा कहां से रहा है। एक गरीब देश में आर्मी कैसे अमीर हो रही है, उस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है। इसके साथ साथ आर्मी का जो बजट है आईएमएफ उसमें भी कटौती करने को कह रहा है और यही कुछ रीजन है कि पाकिस्तान की आर्मी आईएमएफ की बजाय बाकी कंट्रियों से लोन ले लेगी, उनसे एड ले लेगी, उनसे जाके पैसे मांग लेगी, लेकिन आईएमएफ को अवॉइड करती है। इस बार भी देखना आपको अचानक से सुनाई में आएगा कि इस कंट्री ने रिलीफ पैकेज दे दिया, क्योंकि जाके अंदर सीक्रेट डील कर लेते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया से रिलेशन सुधरें, क्योंकि तभी ट्रेड होगा, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहती कि इंडिया से रिलेशन सुधरें, क्योंकि अगर इंडिया से रिलेशन सुधर गए तो ये जो हजारों करोड़ का बजट लिया जाता है आर्मी के नाम पे, उस पर क्वेश्चन उठेंगे। इसलिए आप नोटिस करोगे जब भी दोनों देश के बीच में कोई ट्रीटी होती है या कोई नजदीकियां आती हैं या कोई बातचीत शुरू होती है तो अचानक से टेररिस्ट अटैक हो जाता है। 2008 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करने दिल्ली आए, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गया। 2016 में मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने गए, उसके आते ही एक हफ्ते के अंदर पठानकोट में टेररिस्ट हमला हो गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम इंडिया के साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर वॉर हुई तो पहले हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। जैसे ये बात बोली गई, जैश ए मोहम्मद ने टेररिस्ट हमला कर दिया। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में जब लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था इन्होंने, तो जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने बिना अपने पीएम को बताए कारगिल का हमला प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया और बाद में तख्ता पलट करके पीएम को हटा दिया। पाकिस्तान की जो जनता है उसको बहुत ही अलग लेवल पे लूटा गया। इनके जो चीफ जस्टिस है उन्होंने डैम के नाम पे पैसा इकट्ठा कराया। आतिफ असलम जो सिंगर है
उन्होंने भी इसमें डोनेट किया था, वो डैम बना ही नहीं और उसका पैसा सारा जेब में चला गया। पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इनका एक सीनियर ऑफिसर था, वो यूरोप में जाके इनका प्लेन ही बेचा है। तो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी पाकिस्तान की जनता है, उसको हर तरफ से लूटा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो किसी लोन या फिर किसी एड से नहीं सुधरेगी। लॉन्ग रन में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो आर्मी से हट के जब चीजें पॉलिटिशियंस के हाथ में जाएंगी तभी सुधर पाएंगी। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक इंडिया वर्सेस पाक 1971 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, एक बार आप जरूर सुनिएगा, काफी डिटेल में चीजें बताई गई है। थैंक यू। तो ये था पार्ट 2। इसमें कुछ चीज़ें बताई ना, हमने सीपेक बताया, रिलेशन विद इंडिया बताया ना, आईएमएफ का थोड़ा जिक्र किया है और भी आर्मी का जिक्र किया ना। तो ये सही बात है ना, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो एक चीज़ चल रहा है ना, क्योंकि हम खुद सफ़र हो रहे हैं ना, बहुत महंगाई है ना, क्योंकि हम खुद चीज़ें भी ख़रीद रहे हैं, लोगों को भी देख रहे हैं। एक तो जो है ना उन्हें वो गेहूँ कह रहे हैं ना, जो आटे का बहरान है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रहा है ना, वो उसमें भी लोग जो है ना इधर उधर कर रहे होता है, आटा जो सही हकदार होते हैं उनको नहीं मिलता। ये तो एक दिक्कत है ना, और ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में ना, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन तब भी उसमें आटे का बहरान है। तो इनकी जो जितने भी चीज़ें होती हैं ना, एट दी एंड उनका नुकसान आवाम को जो है ना उठाना पड़ता है ना। जिस तरह उन्होंने डैम का जिक्र किया कि डैम स्कैम था, तो यही सही है। पाकिस्तान में जो जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स आप कह सकते हैं ना, ये करप्शन में इनका जितना बस चले, बस से भी ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा नहीं हो। तो कभी चीज़ें ये आई है ना, तो ये अभी से नहीं, ये जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, पार्टीशन हुई है ना, तब से ये चीज़ें चलता हुआ आ रहा है ना। वैसे ही पॉलिटिशियन बदनाम है कि वो ये नहीं करते, ये नहीं करते ना। पॉलिटिशियन चलो सही है, कमीशन ले लेते हैं ना। फर्ज करें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने एक चीज़ का इफ्तिताह किया ना कि रेलवे स्टेशन या कोई नई मेट्रो बस, इस तरह एक चीज़ मंसूबा उन्होंने इफ्तिताह किया। एट द एंड वो बन जाते, चलो ठीक है, उसमें वो 3-4 करोड़ कमीशन ले ही लेते हैं। लेकिन इस तरह इन लोगों की तरह नहीं है जो ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री, ये पैसे भी ले लेते ना, और पता भी नहीं चलता ना कि वो पैसे किधर गए। काम जिन्होंने इसका एक हवाला दिया, बाजवा की जो बीवी थी, उनका 2016 में नेटवर्थ जो था ज़ीरो था, और अचानक वो जब वो रिटायर हो रहा था ना, तो 1.2 टोटल 1.2 बिलियन सिर्फ उनका इनकम था ना, जो कि इंडियन रुपीज़ में कह रहे। तो ये लगभग आप कहते पाकिस्तानी रुपीज़ में 4 बिलियन था उनका इनकम। तो ये कहाँ से आ रहा है? और मुझे यही समझ नहीं आ रहा है ना कि पाकिस्तान पे इतनी तकलीफ, लेकिन इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है ना, फिर भी उनको इतना बजट जा रहा है। यहाँ पर लोगों के जो मुझे क्योंकि पता है ना, कुछ KPKM सरकारी महकमे मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे कि हमारी सैलरी भी डिले हो रहे हैं ना, हमें टाइम पे सैलरीज भी नहीं मिल रही होते हैं कभी कभार ऐसे केयर में ना। तो ये भी एक इशू चल रहा है ना, और हमेशा ये लोग अपने मज़े करते हैं ना अपनी फ़ायदे के लिए ना। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क, क्योंकि मुझे ये तो पता पक्का है ना, पाकिस्तान में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स या मिलिट्री ऑफिशियल है सीनियर, वो डुअल नेशनलिटी वाले होते हैं ना। उनके पाकिस्तान में चले ना, इसके बाहर US UA के या वहाँ पे भी उनके स्टेट्स होते हैं ना, और उनके घर होते हैं ना, ये आराम से, जिस तरह बाजू है ना उनका बेल्जियम में ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान क्या होना। सब अपनी सारी चीज़ें ले गए, अपने लिए रास्ता निकाल लिया, उधर चला गया। एट द एंड आवाम को बोझ उठाना पड़ता है ना, आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते। 14 अगस्त पे ये कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं, 14 अगस्त पे आज़ादी के दिन पे एक नगमा रिलीज़ कर देंगे ये लोग, ये वो आर्मी, ये होगा, ये होगा, क्या होगा इससे? ये वही चीज़ें हैं ना, ये इससे लोग, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस वो अपने वो जहाज़ दिखा देंगे ना, वो चीज़ें बंदूकें दिखा देंगे, ये वो है। इससे क्या होगा? अवाम खुश नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। अवाम नहीं होंगे ना, इनके आर्मी का क्या, कुछ भी फ़ायदा नहीं है ना। खुद ही वे ज़मीन ले ले सारी। तो ये चीज़ें गलत हैं इनके, और इनकी वजह से ना, क्योंकि अभी सारे अवाम को समझ तो तकरीबन आ गया ना। इस तरह आप कहते कि 75% अवाम को तो समझ नहीं, बाकी जितने भी हैं ना, ये अभी भी इधर उधर है, इनको पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये लोगों को भी बढ़ने नहीं दे रहे ना, क्योंकि मुझे पता है ना, इनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी NWFP, इनके जो है ना, जो फूड आप कंज्यूमर फूड कह सकते हैं ना, कुछ इनके बड़े बड़े कारखाने, ये जितने भी बड़े कारखाने आप कह सकते हैं ना, सारे मुझे जितने पता है ना, जितने मैंने देखे हैं ना, लोगों से सुने कि आर्मी वालों के हैं। तो यही चीज़ है ना। और दूसरा यही है ना कि ये
उस चीज़ पे भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते। कुछ डील किया होता है ना कि ये हमें ऐड मिला, ऐड किस खुशी में मिलता है? अभी तक मुझे कोई किसी ने लोन नहीं दिया है ना, मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया है। वो इतने रीजंस मांगते हैं ना कि किस तरह, और इन लोगों को इस बिलियंस डॉलर मिल जाती है। तो ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ना, इतना मेरी भी एज हो गई ना कि ये चीज़ें समझे कि क्यों लोग लोन देते, ऐड देते, कुछ ना कुछ तो होती है, और इनको क्यों दे, उसमें क्या है कि इन लोगों को लोन देती है। तो ये समरी यही है, और पाकिस्तान की क्राइसिस की यही है ना, जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी वजह से ये मामला ख़राब है, इतने करप्ट है। उनका जो रियल स्टेट है ना, वो बताने से ये इन्होंने तो बहुत कम बताए। मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊँ ना तो 200-300, तो मैं आपको बता सकता हूँ ना 600-700 बिलियन डॉलर इनके हिसाब से होंगे ये सारे ब्यूरोक्रेट जिसने पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में है। क्योंकि ये 2011 में एक आर्टिकल आया था, वहाँ पर उस टाइम बताया था कि इनके 200 बिलियन डॉलर जो है ना हिसाब से है ना। तो अभी तो आप सोचो खुद 2023 है। तो बस यही था आज का मेरा ये वीडियो, और हम इस पर कितनी बातें करेंगे ना। ये वही चीज़ें, कोई रिवॉल्यूशन आ गया या पाकिस्तान के लोग या ये आर्मी वालों ने कुछ पॉलिसी चेंज की, तभी पाकिस्तान का कुछ ना कुछ बनेगा। वही चीज़ें कहीं से एक बंदा उठ गया या उस तरह कोई चीज़ आ गई, ठीक है, वरना बहुत मुश्किल, जिस तरह ये हालत नज़र आ रही, मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन फिर भी उम्मीद है ना, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तो बस यही था मेरा आज का पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो पहले वो पार्ट 1 देख ले, इसके बाद ये पार्ट 2 देख ले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।